दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पास एडो हब में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का अभ्यास सेट। आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। हिंदी भाषा की आदि जननी किसे माना जाता है? पाली को, अपभ्रंश को, संस्कृत को अथवा प्राकृत भाषा को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा को। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में इसका भाषाओं का क्रम है संस्कृत, इसके बाद आता है पाली, इसके बाद आता है प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आता है अवहट्ट, इसके बाद आधुनिक हिंदी भाषा का विकास होता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। यहाँ पर पाली भाषा जो है को प्रथम देशज भाषा माना गया है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश यानी त्रिपिटक संकलित हैं, वो पाली में है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? आप अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 यानी 343, ऑप्शन नंबर 1 ए सही है। 324 में क्या है? 324 में निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग की स्थापना है। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी आयोग की स्थापना है। स्टेट पीएससी आयोग की स्थापना है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ का कर्तव्य है कि ये वो हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करेगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रज भाषा हिंदी की किस भाषा के उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा हिंदी के किस भाषा के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाता है, ब्रज क्षेत्र में, जो कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अच्छा, पूर्वी हिंदी की दो बोलियां कौन कौन सी हैं? ये है अवधी और बघेली। अवधी व बघेली यह पूर्वी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए और ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठ यहाँ पे सही नहीं है, ठ दंत है, कंठ तालव्य है अथवा मूर्धन्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। ए और ऐ कैसे हैं स्वर? तो ये है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है ये, जो कि अ और ई के मिलने से बनते हैं। अ और ई के मिलने से बनते हैं, इसी कारण से इनका स्थान हो जाता है कंठ तालव्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या कहलाते हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अयोगवाह। ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ये अंग और अह ये अनुस्वार होते हैं, जो कि न स्वर के अंतर्गत आते हैं न तो व्यंजन के अंतर्गत, इसलिए इनको अनुस्वार बोला जाता है। अतः अयोगवाह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें अंग जो है वो है अनुस्वार और अह जो है वो है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग।
आगे आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? आग है, ज्वाला है, पावक है, अनल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आग। क्या हो जाएगा? आग। संस्कृत के शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं वही तद्भव कहलाते हैं, और जो संस्कृत का ज्यों का त्यों आ जाते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। जैसे कि दूध का क्या होता है? दूध क्या है? तद्भव इसका तत्सम हो जाएगा दूध। इसी तरह आग क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, स्वर्ण, सोना और चांद। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि स्वर्ण है, इसका तद्भव हो जाएगा सोना, अतः स्वर्ण जो है तत्सम रूप है। सूरज, सोना और चांद क्या है? तद्भव है। तद्भव रूप में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कमल का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जलद है, जलज है, नीरद है अथवा वारिज है। तो जलद होता है जल में जन्म लेने वाला। जल प्लस ज प्रत्यय लग गया है, अतः इसका होता है जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलज कमल का सही पर्यायवाची है। जबकि जलद, नीरद और वारिद क्या है? बादल के पर्यायवाची है। बादल के पर्यायवाची हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो मेघ हो जाएगा, घन हो जाएगा, जलधर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे। गगन, नभ, व्योम अथवा जलधि। तो गगन होता है आकाश, व्योम होता है आकाश, नभ होता है आकाश को आकाश कहते हैं। जबकि जलधि का होता है समुद्र या सागर, समुद्र अथवा सागर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। अल्पज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अल्पज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है, अवज्ञ है अथवा कृतज्ञ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का होता है थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, जानने वाला। जबकि सर्वज्ञ का होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला या बहुत ज़्यादा जानने वाला। और कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ का होता है मतलब उपकार को मानने वाला, जबकि कृतज्ञ होता है वह जो उपकार को न मानता हो, उपकार को न मानता हो। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? सचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा अथवा जंगम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगम। अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर रहने वाला, स्थिर रहने वाला, रहने वाला। जबकि जंगम का अर्थ होता है चलने वाला या गतिशील, गतिशील अथवा चलने वाला। चेतन का होता है जड़, चंचल का होता है एकाग्र। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द होगा विजित, अज्ञेय, अजय अथवा अजेय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजेय। अजेय अर्थात जिसको जीता न जा सके। अज्ञेय क्या होता है? जिसे जाना न जा सके। क्या है? जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अल्पज्ञ अथवा अज्ञ। क्या होगा इसका? जो सब कुछ जानता है के लिए सही उत्तर हो जाएगा उसका सर्वज्ञ। जैसा कि पीछे आ चुका है सर्वज्ञ, उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं।
और जो बहुत कम जानता हो उसके लिए क्या होता है, अल्पज्ञ होता है। जो बहुत कम जानता है उसके लिए होगा अल्पज्ञ। अतः अज्ञ क्या होता है, जो जो कुछ न जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञ। जो कुछ न जानता हो, कुछ न जानता हो उसको अज्ञ बोलेंगे। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाया का शुद्ध रूप क्या होगा। वाक्य की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या होगा। राम ने रोटी खाई, अथवा राम रोटी खाया, अथवा राम रोटी खाई, अथवा राम ने रोटी खाया है। कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम ने रोटी खाई। क्यों, क्योंकि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति, यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्रिया जो है, ये जो क्रिया खाई है वो किसके अनुसार आएगा, वो आएगा कर्म के अनुसार। ये क्रिया है कर्म के अनुसार आता है, कर्म का जो लिंग होगा वही इसका होगा। यानी रोटी कैसा है, रोटी है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अतः क्रिया हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, खाया की जगह खाई। अतः सही उत्तर हो जाएगा राम ने रोटी खाई। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए या चुनिए। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, वहाँ अनेक लोग उपस्थित रहा। कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अनेकों शब्द स्वयं में क्या होता है, एक अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन होता है। अनेक जो है ये बहुवचन ही होता है, बहुवचन। अतः वो सही होगा, वहाँ अनेक लोग थे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कवि शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, कवि शब्द का स्त्री रूप क्या होगा। कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री अथवा कवियित्री। तो इसका सही शुद्ध होगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री, कवयित्री। सही वर्तनी की दृष्टि से लिखा है, जो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ऐसे ही विद्वान का क्या होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, विदुषी। नेता का क्या होता है, नेता का होता है नेत्री। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चाकू शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। चाकुओं, चाकुए, चाकू अथवा चाकू। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाकू। क्योंकि चाकू भी स्वयं में बहुवचन है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा चाकू। जैसे कि साधु का होता है साधु, बहुवचन साधु ही होगा, इसी तरह चाकू का चाकू होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक अथवा विभक्ति चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे से लगा है। तो से क्या है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है अथवा अपादान कारक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान हेतु अलग अलग के भाव में होता है, तो अपादान होता है जो कि अलगाव का भाव देता है, से के अर्थ में अलगाव का भाव देता है। यहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पे भी गंगा जो है हिमालय से दूर जा रही है, अलगाव का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। वहाँ छत से कूद पड़ा में भी अपादान कारक होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। वह किस प्रकार का सर्वनाम है, वह जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम अथवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो वह जो है कैसा है, तो यह हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। क्यों, क्योंकि वह है, यह क्या है, किसी वस्तु या स्थिति की निश्चितता की ओर संकेत करते हैं।
कि वह वस्तु अथवा वह व्यक्ति, यह व्यक्ति निश्चित भाव दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि अनिश्चयवाचक क्या क्या होगा, कोई होगा, कुछ होगा, इसमें फिक्स नहीं है, वह अनिश्चयवाचक होता है। संबंधवाचक में सो है, जो है, ये क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। चतुर किस प्रकार का विशेषण है? चतुर जो है किस प्रकार का विशेषण, संख्यावाचक है अथवा परिमाणवाचक है अथवा संकेतवाचक है? तो न तो यह संकेत दे रहा है, न संख्या का भाव दे रहा है, न तो किसी चीज़ का परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? चतुराई या चतुर गुण बता रहा है। जैसे कि वह चतुर व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति का गुण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि काला कुत्ता, काला कुत्ता, यहाँ पे कुत्ता की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, काला, इसलिए यहाँ पे भी गुणवाचक विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। राम पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है अथवा संयुक्त है? तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। क्योंकि वाक्य में पढ़ता है जो है क्रिया का कर्म पुस्तक उपस्थित है, ये जो पढ़ता है ये है क्रिया, क्रिया, उसका कर्म जो है वो है पुस्तक, वो उपस्थित है और इसका प्रभाव पुस्तक पे पड़ता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, अतः इसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22। राम स्कूल गया होगा, राम स्कूल गया होगा में कौन सा काल है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत अथवा हेतु हेतुम भूत? कौन सा है? तो यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य होने का संदेह प्रकट होता है, क्या होता है? भूतकाल में कार्य होने का संदेह प्रकट हो, वहाँ पे संदिग्ध भूत आ जाता है। तो यहाँ पे राम स्कूल गया होगा, कन्फर्म नहीं है, संदेह हो रहा है कि गया होगा, शायद गया होगा, इसलिए यहाँ पे संदिग्ध भूत आता है। जैसे और हो जाएगा कि राम ने खाना खाया होगा, ये सब। अगर हेतु हेतुम भूत होता तो वहाँ होता है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो जाती है, तो वहाँ पे हेतु भूत हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है? राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच अथवा इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मवाच, कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि जहाँ कर्म की प्रधानता हो और क्रिया कर्म के अनुसार पढ़ी जाती है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, अथवा कर्म के अनुसार प्रयोग होती है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। ठीक है, जैसे कि कर्म यहाँ पे है पुस्तक, इसकी प्रधानता हो जाती है, और क्रिया क्या है? पढ़ना, तो पुस्तक के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः पे यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे जो है क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है अथवा संज्ञा है? तो धीरे धीरे चलने की क्रिया जो है ये क्या बता रही है? धीरे धीरे जो है चलने की क्रिया की विशेषता बता रही है, यानी कि चलना जो है ये क्रिया है, क्रिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, अतः यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उ, क्योंकि उप प्लस हार से उपहार बना है। हार जो है मूल धातु या मूल क्रिया है, मूल क्रिया है जिसमें कि जुड़ जाता है, मूल शब्द है, मूल शब्द हार में उपसर्ग जुड़ा है, इस बन गया है उपहार, अतः यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वट है, आवट है, खावट है अथवा ट है? तो लिख धातु जो है, लिख मूल धातु जो है, मूल धातु से बना है लिखावट प्लस आवट मिलकर बनता है लिखावट। तो यहाँ पे
उपसर्ग प्रत्यय कौन सा है जो शब्द के बाद में जुड़ा है? वह आवट। अतः सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि अथवा यड़ संधि? तो इसका विद्यालय का संधि विच्छेद होता है आपका विद्या प्लस आलय। इसका विद्या का आ प्लस आलय का आ मिलकर बना रहा है आ, यानी कि दीर्घ दीर्घ मिलकर दीर्घ हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे स्वर मिल रहे हैं इसलिए स्वर संधि होगा, तो दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास अथवा बहुव्रीहि समास? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार होता है। इसका समास विग्रह शक्ति के अनुसार। शक्ति जो है इसका जिसका प्रथम पद अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जबकि शक्ति जो है इसका प्रथम पद अव्यय है, इसका और छोटा रूप सार्थक छोटा रूप नहीं बनाया जा सकता शक्ति का, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लगता है, जहाँ पे विभक्ति चिन्ह लगता है समास विग्रह करने पे वहाँ पे आ जाता है तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं जैसे कि राजपुत्र। राजपुत्र में राजा का पुत्र का विभक्ति चिन्ह लग जाता है, तो वहाँ पे तत्पुरुष। द्वंद्व जैसे रात दिन, रात दिन द्वंद्व हो जाएगा। बहुव्रीहि समास जहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता होती है या तीसरे पद की ओर संकेत जाता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, अर्थात भगवान गणेश। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अरे तुम आ गए वाक्य में अरे के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? अरे तुम आ गए वाक्य में अरे के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? तो इसमें जो चिन्ह लगा है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह और यह सही है। आश्चर्य हो, हर्ष हो, भाव हो अथवा शोक हो को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। जैसे और शब्द बनाया जाए तो होगा वाह, वाह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। हाय, हाय अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे शोक प्रकट हो रहा है। हाय जो है शोक प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। यानी कि हर्ष है, आश्चर्य है, शोक है, इन भाव को प्रकट करने के लिए उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत प्यारा, बहुत कष्ट देना, देख न पाना, कम देखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत प्यारा, यानी आँखों का तारा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक, उत्साह, रति अथवा हास? तो शोक किसका अस्थायी भाव है? करुण रस का, करुण रस का है। उत्साह है वीर रस का। हास्य है हास रस का। जबकि रति जो है ये है श्रृंगार रस का। किसका है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। रति का अर्थ होता है प्रेम। इसको श्रृंगार रस को रसों में राजा बोला जाता है, रसों का राजा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 अथवा 24? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका चौपाई में जो है वो 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और चारों में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। दोहा क्या है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें कितनी होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि सोरठा जो है ठीक इसका उल्टा होता है दोहा का, और उसके विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? चारुचंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही। च वर्ण यानी कि चारु का च, चंद्र का च, चंचल का च, च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे होता है
अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार आता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे कि और उदाहरण लिया जाए तो तरनी, तनुजा, तट तमाल, तट तमाल बहु, तट तमाल, तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए। यहाँ पे भी त वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो जैसा कि सबको पता होना चाहिए, रामचरितमानस के रचयिता जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की रचना भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में हुई थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में की गई है, अवधी भाषा में की गई है। सूरदास का कौन सा रचना है? तो यह है सूर सागर, सूर सागर साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की है। कबीरदास का क्या है? बीजक, बीजक ये है, जिसमें कि साखी शब्द रामायणी, इसके 3 भाग आते हैं, ये है कबीरदास का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा अथवा निराला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खड़ी बोली, किसमें है ये? खड़ी बोली का एक अद्वितीय महाकाव्य है, खड़ी बोली में रचा गया है यह। महादेवी वर्मा का क्या है? यामा, महादेवी वर्मा का है यामा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम लेखक कौन थे? हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत है, अज्ञेय है अथवा महादेवी वर्मा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में इनकी प्रसिद्ध रचना चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था या दिया गया था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक किसके आधार पर लिखा जाता है, या किसी भी अपठित गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो किस पर आधारित होता है? गद्यांश की प्रथम पंक्ति पर होता है, अथवा गद्यांश के केंद्रीय भाव पर, अथवा गद्यांश की अंतिम लाइन या पंक्ति पर, अथवा लेखक के नाम पर? किस पे होगा? तो गद्यांश में जो केंद्रीय भाव छिपा होता है उसी के नाम पर शीर्षक का नाम रखा जाता है। अतः सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्यांश के केंद्रीय भाव पे। आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में।